Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Muhammad Asif Zeb, and I am working as a lecturer at the Institute of Paramedical Sciences, Hyder Medical University. Dear viewers, today we will discuss an important topic, and the topic is related to hematological disorder. But before discussing our main topic, we can see in this picture that there is a baby girl, a child. Can somebody tell me that what are the abnormalities in this picture? So, if we see, we can see that this baby have no hairs. अगर हम देखें तो इसके जो आईब्रोज हैं वो भी झड़ चुके हैं, हेयर लॉस हो चुकी हैं, और दिस चाइल्ड इज बेसिकली हॉस्पिटलाइज, क्योंकि यूनिफॉर्म से भी हमें अंदाज़ा हो सकता है. नाउ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में और कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती हैं? तो मोस्टली जब कीमोथेरेपी होती है तो कीमोथेरेपी के बाद मोस्टली इंडिविजुअल्स के हेयर लॉस हो जाते हैं और इंडिविजुअल पेल हो जाते हैं. अगर हम पिक्चर में भी देखें तो ये जो चाइल्ड है ये पेल कलर हो चुकी है. तो इसीलिए कीमोथेरेपी उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है और टॉपिक है ल्यूकीमिया. नाउ व्हाट इज ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि निकला है ल्यूको और ईमिया. ल्यूक मीन्स WBC, ईमिया मीन्स ब्लड. तो इट मीन्स WBC इन ब्लड. लेकिन WBC तो नॉर्मली ब्लड में मौजूद होते हैं, तो फिर उस कंडीशन को हम ल्यूकीमिया क्यों नहीं कहते? इनिशियली जब ल्यूकीमिया डायग्नोस हुआ और जिस डॉक्टर ने ये ल्यूकीमिया डिस्कवर किया उसने एक पेरिफेरल स्मेयर बनाया. पेरिफेरल स्मेयर में उसको बहुत ज़्यादा WBCs नज़र आए. चूंकि नॉर्मल WBC 4000 to 11000 होते हैं, लेकिन उस पेरिफेरल स्मेयर में WBCs बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उस डॉक्टर ने इसको नाम दिया ल्यूकीमिया. सो ल्यूकीमिया वर्ड बेसिकली ल्यूकोसाइट से रिलेटेड है. तो अगर हम सिंपल अल्फाज में ये कहें कि WBCs increase in WBC in number is known as leukemia, नहीं. Increase in WBCs in blood is basically known as leukocytosis. So leukemia leukocytosis का एक टाइप है, क्योंकि ल्यूकीमिया में भी WBCs का काउंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. लेकिन ल्यूकीमिया एक डिफरेंट चीज़ है. अगर इस स्लाइड को हम देखें तो इस स्लाइड में ये WBC है, लेकिन ये WBC नॉर्मल WBC नहीं है, बल्कि उसका एक प्रिकर्सर है जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट सेल. तो ब्लास्ट बोन मैरो में भी मौजूद होते हैं, लेकिन पेरिफेरल सर्कुलेशन में मौजूद नहीं होते. तो अगर हम ये कहें कि एबनॉर्मल WBCs या immature precursors of WBCs in blood is known as leukemia, तो हम कुछ हद तक ल्यूकीमिया की जो डिफिनीशन है उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है. तो अगर हम ल्यूकीमिया को डिस्क्राइब करना चाहें और इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ल्यूकीमिया एबनॉर्मल ग्रोथ है WBCs की, जो कि बोन मैरो में इसकी प्रोलिफरेशन होती है. तो हम कहते हैं कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ WBCs इन बोन मैरो इज नोन एज ल्यूकीमिया. तो अगेन डिफिनीशन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो उसमें भी प्रोलिफरेशन ऑफ WBCs हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उसको ल्यूकीमिया नहीं कहते. तो ल्यूकीमिया की डिफिनीशन को अगर हम ये कहें कि ल्यूकीमिया एबनॉर्मल ग्रोथ है WBCs के प्रिकर्सर के,
या ल्यूकीमिया एबनॉर्मल ग्रोथ है प्रिकर्सर ऑफ माइलाइट आर लिम्फाइड सेल्स, तो फिर हम इसको कहते हैं ल्यूकीमिया। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि न सिर्फ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ माइलाइट आर लिम्फाइड सेल्स इन द बोन मैरो, लेकिन बोन मैरो से ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी यही सेल अगर आए तो फिर हम इसको ल्यूकीमिया कहते हैं। तो दिस डिफिनीशन विल बी एग्जैक्ट डिफिनीशन। सो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ल्यूकीमिया? सो ल्यूकीमिया इज एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ myeloid or lymphoid precursor cell in the bone marrow and spill it into the peripheral circulation is known as leukemia. ल्यूकीमिया चूंकि हमने पहले डिस्कस किया कि ये WBC से रिलेटेड है, लेकिन अब कुछ ल्यूकीमियाज ऐसे हैं जो कि RBC से रिलेटेड भी हैं और प्लेटेड से भी रिलेटेड हैं। जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया M6 और M7, M6 एरिथ्रोल्यूकीमिया, M7 मेगाकैरियोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो सिर्फ और सिर्फ WBC की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन नहीं होती, बल्कि हम इसको कलेक्टिवली कहते हैं कि माइलॉइड और लिम्फाइड सेल्स की प्रोलिफरेशन। जैसे हमने कहा कि इन्फेक्शन में भी प्रोलिफरेशन होती है, जैसे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेट्स सपोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें TLC 40,000 है, तो उसमें भी प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होती है। बाज़ औक़ात इवन माइलोसाइट और प्रोमाइलोसाइट भी नज़र आते हैं जो कि पेरिफेरल सर्कुलेशन में, जो कि अगेन नॉर्मली मौजूद नहीं होते। इसीलिए हम उसको ल्यूकीमिया नहीं कहते हैं, बल्कि इन्फेक्शन के केसेस में यूजुअली जो प्रोलिफरेशन होती है वो होती है पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन। पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि वेरियस clones of cells are involved in the proliferation of cells. So this is a separate clone, this is a separate clone, and this is a separate clone, and this one is also a separate clone. तो ये चारों clones are basically responsible for the proliferation of cells and are involved in the process of leukocytosis. लेकिन ल्यूकीमिया केसेस में what happened कि ल्यूकीमिया के केसेस में अगर ये चारों क्लोन्स हैं तो इसमें से एक क्लोन की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है, जैसे कि ये है। तो इस क्लोन में सिर्फ एक क्लोन में प्रोलिफरेशन हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, एंड दिस क्लोन इज बेसिकली प्रोलिफरेट और एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन इसकी होती है, जिसकी वजह से जितने भी सेल्स होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोक्लोनल। तो अब ल्यूकीमिया की डिफिनीशन क्या होगी? हम ये कहते हैं कि ल्यूकीमिया इज बेसिकली अ मोनोक्लोनल डिसऑर्डर। ल्यूकीमिया इज अ मोनोक्लोनल डिसऑर्डर, जबकि आम इन्फेक्शन पॉलीक्लोनल डिसऑर्डर होते हैं। सो मोनोक्लोनल डिसऑर्डर, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन द बोन मैरो, एंड these abnormal cells then move to the peripheral circulation. So this is basically known as leukemia. Now this is a bone marrow, और बोन मैरो में माइलॉइड सेल्स और लिम्फाइड सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है। तो हमारे बोन मैरो में दो किस्म के सेल्स होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फाइड स्टेम सेल। तो जिस सेल में भी, जिस प्रिकर्सर सेल में या स्टेम सेल में एबनॉर्मेलिटी होगी उसी का ल्यूकीमिया भी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर लेट सपोज ये माइलॉइड स्टेम सेल या माइलॉइड प्रिकर्सर, इसमें म्यूटेशन आ जाती है और इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उस ल्यूकीमिया को हम कहते हैं माइलॉइड ल्यूकीमिया। लेकिन अगर लिम्फाइड सेल्स में, लिम्फाइड स्टेम सेल्स या लिम्फाइड प्रिकर्सर सेल्स में म्यूटेशन आ जाती है और उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो फिर हम उसको कहते हैं लिम्फाइड ल्यूकीमिया। तो अगर ल्यूकीमिया को हम डिवाइड करना चाहें और इसको टाइप करना चाहें कितने टाइप्स के ल्यूकीमिया हैं, तो इनिशियली हम इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, माइलॉइड ल्यूकीमिया रिलेटेड टू माइलॉइड्स एबनॉर्मेलिटी और लिम्फाइड ल्यूकीमिया विच इज रिलेटेड टू लिम्फाइड सेल्स एबनॉर्मेलिटी। नाउ व्हाट इज द etiology ऑफ हेमेटोलॉजिकल न्यूप्लाज्म और ल्यूकीमिया, कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ल्यूकीमिया होगा। तो
एटियोलॉजी ऑफ हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी में दो किस्म की म्यूटेशंस या दो किस्म के इसके काजेज हो सकते हैं। नंबर 1 जेनेटिक, नंबर 2 एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस या एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक इन्फ्लुएंस में ल्यूकीमिया इज बेसिकली नॉट एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। लेकिन फिर भी कुछ जेनेटिक काजेज ऐसे हैं या जेनेटिकल डिजीज ऐसी हैं जिनमें ल्यूकीमिया हो सकता है। अगर हम इसको दो में डिवाइड करें, जेनेटिकल डिजीजेस एंड फैमिलियल टेंडेंसी, तो जेनेटिकल डिजीजेस में दीज आर नॉट बेसिकली एक्वायर्ड डिसऑर्डर लाइक डूम सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ब्लूम्स सिंड्रोम या फेनकनीज अनीमिया। सो दीज आर नॉट द केसेस ऑफ ल्यूकीमिया, बल्कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में चूंकि ऑलरेडी ये म्यूटेशन इसमें होती है, तो अगर इसमें और म्यूटेशन आ गई तो दिस डिसऑर्डर कैन लीड टू ल्यूकीमिया, ईदर माइलॉइड ल्यूकीमिया और लिम्फाइड ल्यूकीमिया। तो बस आज हो ये जो नाम है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ब्लूम सिंड्रोम है या फेनकनीज अनीमिया है। फेनकनीज अनीमिया बेसिकली a type of aplastic anemia, an inherited aplastic anemia। तो ये ल्यूकीमिया नहीं है, बल्कि इन केसेस में ल्यूकीमिया की टेंडेंसी है कि इन पेशेंट्स को ल्यूकीमिया हो सकते हैं। फिर इसके बाद फेमिलियल टेंडेंसी मीन्स कि फैमिलीज में अगर किसी को ल्यूकीमिया है तो ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया अगर किसी के फैमिली में है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो सकता है। इसी तरह सीएलएल है या हाजकन लिम्फोमा है, तो ये फैमिलियल टेंडेंसी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के फादर को ल्यूकीमिया हो, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो उसके बेटे को भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो। नो, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके फैमिली में चांसेस हो सकते हैं कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया केसेस आ जाएं। फिर इसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो देयर आर certain environmental factors which can lead to leukemia, like certain chemicals। सारे के सारे केमिकल्स ये कार्सिनोजेनिक नहीं होते और ये डेंजरस नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल्स में कोई भी केमिकल्स हम ले लें, फॉर एग्जांपल नर्मस्लाइन, तो नर्मस्लाइन ये कार्सिनोजेनिक नहीं है, लेकिन सर्टन केमिकल्स कैन लीड टू ल्यूकीमिया, इधर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया या क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया। तो कुछ केमिकल्स लाइक बेंजीन या बेंजीन बनाने वाली बेंजीन इस्तेमाल करने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके वर्कर्स में ल्यूकीमिया के केसेस पाए गए थे। तो इसलिए केमिकल्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बेंजीन, कि वो कंपनीज या वो फैक्ट्रीज जिसमें बेंजीन यूज़ होता है उनके वर्कर्स में ल्यूकीमिया के चांसेस हो सकते हैं। तो बेंजीन इज बेसिकली ल्यूकोमिजेनिक फैक्टर फॉर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया और क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया। तो कोई भी ल्यूकीमिया हो उसमें बेंजीन इज अ मेजर फैक्टर दैट कैन काज ल्यूकीमिया। इसी तरह ड्रग्स, तो certain drugs, not all type of drugs can lead to leukemia. So there are certain families of drugs that can cause leukemia. और वो ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अल्काइलेटिंग एजेंट। अल्काइलेटिंग एजेंट्स बेसिकली यूज होते हैं फॉर द थेरेपी ऑफ अदर जो कैंसर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए अल्काइलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो these alkylating agents can cause mutation in lymphoid or myeloid stem cell or its precursor। तो वो भी काज कर सकते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया या क्रोनिक ल्यूकीमिया। इसी तरह रेडिएशंस हैं, तो नॉट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, बल्कि सर्टन रेडिएशंस ऐसे हैं जो कि ल्यूकीमिया काज कर सकते हैं, जिसमें है मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स और रेडिएक्टिव रेज, जैसे हाइड्रोजन बम रेज। हाइड्रोजन बम में इस्तेमाल होने वाले जो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इट कैन काज ल्यूकीमिया। इसका पता तब चला जब हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था, तो उसके बाद
एरियाज में ल्यूकीमिया के केसेस मोस्टली सामने आ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसको एक फैक्टर डाला कि रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं और उसके जो रेज हैं इट कैन काज ल्यूकीमिया। इसके अलावा सर्टन इन्फेक्शंस, तो इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया लाइक वायरसेस या पैरासिटिक इन्फेक्शन, तो इट कैन आल्सो लीड टूवर्ड्स ल्यूकीमिया। लेकिन सारे के सारे इन्फेक्शियस एजेंट नहीं, बल्कि कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स ऐसे हैं जो कि ल्यूकीमिया काज कर सकते हैं। जैसे वायरसेस में ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस 1 जो कि लिम्फोमा या ल्यूकीमिया काज कर सकते हैं। इसी तरह एप्स्टेन बार वायरस है, ये वायरसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HIV वायरस हो गया। बैक्टीरिया में H. pylori जो इन्फेक्शन है इट कैन आल्सो लीड्स टुवर्ड्स गैस्ट्रिक लिम्फोमा। इसी तरह प्रोटोजोआ में मलेरिया लेकिन बर्किट लिम्फोमा काज कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस हैं। जैसे H. pylori या मलेरिया, ये बहुत रेयर केसेस हैं, लेकिन चूंकि सामने इसमें केसेस सामने आए हैं और रिसर्च के बेस पे, इसलिए उन्होंने इसको भी इंक्लूड किए हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वायरस है वो है HTLV1 वायरस विच कैन लीड टुवर्ड्स एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया/लिम्फोमा। So these are the environmental factors. Now what is the genetics of hematopoietic malignancy, कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी भी हम इसको कह सकते हैं। तो इससे पहले कि हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करें कि नॉर्मल सेल ग्रोथ किस तरह होती है, तो अगर हम एक सिंपल सी मिसाल लें कि ये हमारे पास है एक कार में होते हैं एक्सेलरेटर या जो गेयर्स है और इसके ब्रेक्स। एक्सेलरेटर या इस गेयर्स की बदौलत दिस कार बेसिकली मूव्स एंड ब्रेक्स आर बेसिकली यूज टू स्टॉप दिस कार। तो हमारा जो नॉर्मल सेल है इसमें भी ब्रेक्स और गेयर्स होते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स है उसमें एक जीन है जिसको हम कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। ये प्रोटोऑन्कोजीन हमारे सेल में गैस की तरह काम करते हैं। मीन्स कि दिस प्रोटोऑन्कोजीन बेसिकली लीड्स टुवर्ड्स प्रोलिफरेशन ऑफ अ सेल। कि प्रोलिफरेशन यानी उसकी जो माइटोसिस है वो होती है प्रोटोऑन्कोजीन्स की बदौलत। जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन ये ब्रेक्स का काम करती हैं और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन इस जो हमारे सेल है उसकी प्रोलिफरेशंस को स्टॉप करती हैं और उसको कम करती हैं। तो ये दोनों बैलेंस पे होते हैं। मीन्स प्रोटोऑन्कोजीन्स बेसिकली प्रोलिफरेट सेल एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन सप्रेस द प्रोलिफरेशन ऑफ ए सेल टू मेंटेन द बैलेंस। Now what happened in a malignant cells? तो बेसिकली म्यूटेशन लीड्स टुवर्ड्स कैंसर। और ये म्यूटेशंस कौन काज करते हैं? ये केमिकल्स, ड्रग्स, रेडिएशंस और इन्फेक्शियस जो एजेंट्स हैं, दीज एजेंट्स बेसिकली काज म्यूटेशंस इन आवर सेल। तो केमिकल्स, ड्रग्स, रेडिएशंस और इन्फेक्शियस एजेंट्स जो प्रोटोऑन्कोजीन है उनमें म्यूटेशंस काज कर लेते हैं और इस प्रोटोऑन्कोजीन्स की बदौलत ये प्रोटोऑन्कोजीन इज देन कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन है। तो जब प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है तो सेल की जो प्रोलिफरेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लाइक कि अगर हम इस गैस को डबल कर दें और एक्सेलेरेटर को प्रेस करें तो सेल्स जो कार है वो स्पीड अप हो जाता है और वो स्पीड पकड़ लेता है। तो इसीलिए जब ऑन्कोजीन में ये प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है तो जो सेल की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है वो स्पीड अप हो जाती है, तो सेल की प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ल्यूकीमिया को हम कहते हैं कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्रिकर्सर और स्टेम सेल। लेकिन हमारे पास प्रोटोऑन्कोजीन is present in our cell which can suppress the proliferation over proliferation of the cell. But what happened that these chemicals, drugs, radiations and infectious agents also mutate this tumor suppressor gene और ये एजेंट्स या ये फैक्टर्स इस ट्यूमर सप्रेसर जीन को भी इनएक्टिव कर देता है। तो इसलिए when there is no brakes this car will move faster and faster as we have increased the गैस अमाउंट डबल। तो इसलिए इसकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी। ब्रेक्स है नहीं तो इसलिए ओवर ग्रोथ हो जाती है
which lead to leukemia. Now, what are the various types of leukemia? So this is blood stem cell. This blood stem is divided into two: myeloid stem cell or lymphoid stem cell, based on various growth factors and interleukins. So stem cell, on the basis of interleukins and various growth factors, it can convert into myeloid stem cells or it can convert into lymphoid stem cell. तो जो ल्यूकीमिया है इधर माइलॉइड स्टेम सेल में होगी या लिम्फोइड सेल में, या इसके प्रिकर्सर लाइक लिम्फोब्लास्ट या माइलोब्लास्ट. सो जहां जहां पर एबनॉर्मेलिटी होगी, लेट्स सपोज कि माइलॉइड स्टेम सेल में या इसके प्रिकर्सर में एबनॉर्मेलिटी है लाइक माइलोब्लास्ट. This myeloblasts or lymphoblasts are basically the precursor cells. So if abnormality is in the lymphoblast, which is a precursor cell, so that leukemia will known as lymphoblastic leukemia. If abnormality is present in myeloblasts, so that leukemia will known as myeloblastic leukemia. या माइलॉइड स्टेम सेल में abnormality है तो हम इसको कहेंगे माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. तो माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया फिर फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं कि अगर एबनॉर्मेलिटी प्रिकर्सर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में है तो हम इसको कहेंगे एरिथ्रोल्यूकीमिया. अगर प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट में है तो हम इसको कहेंगे मेगाकैरोसिटिक ल्यूकीमिया. अगर माइलॉइड स्टेम्स के मोनोब्लास्टिक प्रिकर्सर में एबनॉर्मेलिटी, हम इसको कहेंगे मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. तो हम ल्यूकीमिया को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और नंबर 2 लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी भी हम ल्यूकीमिया को क्लासिफाई कर सकते हैं एक्यूट में और क्रोनिक में. तो अगर एक ल्यूकीमिया है, माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, तो या एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकती है या क्रोनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकती है. इसी तरतीब से अगर लिम्फोब्लास्टिक प्रिकर्सर में है तो या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकती है या क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकती है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक? तो एक्यूट एंड क्रोनिक को डिवाइड करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है लाइक एज, क्लिनिकल ऑनसेट, ल्यूकीमिक सेल्स, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डब्ल्यूबीसीज एंड ऑर्गेनोमेगेली. इन फैक्टर्स के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं. तो मेनली एक्यूट और क्रोनिक को हम ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड सेल इन द बोन मेरो टाइप करते हैं कि अगर बोन मेरो में अकॉर्डिंग टू FAB क्लासिफिकेशन, अगर बोन मेरो में फ्रेंच अमेरिकन एंड ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, अगर बोन मेरो में मोर देन 30% ब्लास्ट मौजूद है तो उस ल्यूकीमिया को हम कहेंगे एक्यूट ल्यूकीमिया. लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO अगर बोन मेरो में मोर देन 20% ब्लास्ट मौजूद है तो उस ल्यूकीमिया को हम कहेंगे एक्यूट ल्यूकीमिया. तो FAB कहती है मोर देन 30% और WHO कहती है मोर देन 20%. FAB क्लासिफिकेशन वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर डिवीजन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक ल्यूकीमिया. तो अगर ब्लास्ट लेस देन 30% है अकॉर्डिंग टू FAB क्लासिफिकेशन तो उसको हम कहेंगे क्रोनिक ल्यूकीमिया. अकॉर्डिंग टू WHO अगर लेस देन 20% है तो हम कहेंगे क्रोनिक ल्यूकीमिया. लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी हैं लाइक एज. एक्यूट ल्यूकीमिया किसी भी एज में हो सकती है, चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में, लेकिन क्रोनिक ल्यूकीमिया मोस्टली एडल्ट्स में होती हैं मोस्टली. इस तरह क्लिनिकल आंसर, एक्यूट ल्यूकीमिया की क्लिनिकल आंसर बहुत ही सडन होती हैं. अगर एक ल्यूकीमिया विद इन 3 months एवॉल्व हो तो हम उसको कहते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया. लेकिन अगर ल्यूकीमिया मोर देन 3 months ले तो हम इसको कहते हैं क्रोनिक ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिक सेल्स एक्यूट ल्यूकीमिया में मोस्टली इमेच्योर सेल्स होते हैं लाइक लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट या प्रोमाइलोसाइट, जबकि क्रोनिक ल्यूकीमिया में मोस्टली मैच्योर सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स. तो क्रोनिक ल्यूकीमिया में मोस्टली मैच्योर सेल्स होते हैं. इसी तरह एनीमिया माइल्ड टू सीवियर होता है एक्यूट ल्यूकीमिया में, जबकि क्रोनिक ल्यूकीमिया में मोस्टली ये माइल्ड होता है, क्योंकि क्रोनिक ल्यूकीमिया स्लोली प्रोग्रेस करती है, इसलिए इसमें एनीमिया
और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये माइल्ड होती हैं। WBC वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स कि कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि क्रॉनिक ल्यूकेमिया में मोस्टली WBCs ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनोमेगेली माइल्ड, ऑर्गेनोमेगेली मीन्स कि हेपेटोमेगेली या स्प्लीनोमेगेली या लिम्फेडिनोपैथी, तो इसमें यूजुअली माइल्ड होती है, जबकि क्रॉनिक ल्यूकेमिया में स्प्लीनोहेपेटोमेगेली प्रोमिनेंट होती है। These are certain differentiation factors on the basis we can differentiate acute and chronic leukemia. Now there are certain terminologies which is very important for mutations, and these are, let's suppose this is a chromosome. So एक क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं, नंबर 1 ये और ये क्रोमेटिड्स, और फिर सेंटर में सेंट्रोमेयर्स। तो जो शॉर्ट आर्म होता है एक क्रोमोसोम का, उसको हम डिनोट करते हैं P से, जबकि जो लॉन्ग आर्म होता है क्रोमोसोम का, उसको हम डिनोट करते हैं Q से। फिर म्यूटेशंस में कुछ और म्यूटेशंस होती है, लाइक पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये है कि एक सिंगल म्यूटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारे पास है एक सीक्वेंस है, अगर इस सीक्वेंस में इस G की जगह C आ जाए, तो फिर हम इसे मीन्स ग्लूटामिक एसिड की जगह साइटोसिन आ जाए, सिर्फ एक अमीनो एसिड डिफरेंस, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। इसी तरह डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम, और इसको हम DAL से डिनोट करते हैं कि एक क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए, एक पार्ट डिलीट हो जाए, पूरा क्रोमोसोम नहीं, बल्कि अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज व्हेन डिलीटेड, सो वी डिनोट एज DAL, और दैट इज नोन एज डिलीशन। फिर इसके बाद है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, मीन्स कि अगर ये क्रोमोसोम है उसका ये पार्ट रिमूव हो जाए और ये पार्ट यहाँ पर चला जाए, और इस क्रोमोसोम का ये पार्ट रिमूव होके यहाँ पर चला जाए, तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और बैलेंस ट्रांसलोकेशन। तो दिस क्रोमोसोम विल बिकम लाइक दिस एंड दिस क्रोमोसोम विल बिकम लाइक दिस। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन CML वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। In CML reciprocal translocation occur, and where Philadelphia chromosome is basically developed. So this is an example of reciprocal translocation or balanced translocation. Another is inversion. Inversion means कि अगर ये क्रोमोसोम है, इसका ये पार्ट इन्वर्ट हो जाए, मीन्स कि ये यूं करके मूव हो, तो फिर ये बन जाता है इससे। पहले this larger part of this chromosome was downward, while in inversion this larger part of this chromosome will become like this, so this is known as inversion. Now how we will diagnose leukemia, or what are the various tests on the basis of which we can diagnose leukemia? So the most important thing is complete blood count. Whenever we want to diagnose the patients, so the first step is to perform complete blood count. Complete blood count पे लेक्चर मौजूद हैं, और उसमें से एक लेक्चर मेरा मौजूद है कंप्लीट ब्लड काउंट से। तो कंप्लीट ब्लड काउंट, तो व्हाट विल वी हैव इन ल्यूकीमिया इन केस ऑफ ल्यूकीमिया? सो TLC काउंट विल बी इंक्रीज इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, WBC मीन्स ल्यूकोसाइटोसिस, बट in case of infection there is also leukocytosis. Then how we can differentiate between a bacterial infection and a leukemia? So we have to perform peripheral smear. हमें peripheral smear देखना पड़ेगा। अगर peripheral smear में मोस्टली मेच्योर सेल्स हैं तो इन्फेक्शन हो सकती है या क्रॉनिक ल्यूकीमिया हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूट ल्यूकीमिया है तो मोस्टली इमेच्योर सेल्स मौजूद होंगे। तो peripheral smear is a basic thing after complete blood count. तो अगर इस किस्म के सेल्स मौजूद हैं जैसे मेच्योर सेल, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती हैं, लेकिन अगर इमेच्योर सेल्स मौजूद हैं लाइक माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट, तो ये ल्यूकीमिया हो सकती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइलोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट? तो माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में ये फ़र्क है कि जो माइलोब्लास्ट है उसका साइज बनिस्बत लिम्फोब्लास्ट के बड़ा होता है। सो नंबर 1 साइज ऑफ माइलोब्लास्ट इज लार्जर एज कंपेयर टू लिम्फोब्लास्ट। नंबर 2 साइटोप्लाज्म के माइलोब्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म है वो मॉडरेट होता है, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जबकि लिम्फोब्लास्ट का साइटोप्लाज्म कम होता है और इसको हम कहते हैं स्केंटी साइटोप्लाज्म।
दिस इज नोन एज और रॉड। और रॉड माइलोब्लास्ट में मौजूद होता है। एंड व्हाट इज और रॉड? और रॉड इज बेसिकली द लीनियर एग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी ग्रेन्युल्स। चूंकि माइलोब्लास्ट लीड्स टूवर्ड्स इजोनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, तो इसलिए जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इसीलिए ग्रेन्युलोसाइट में चूंकि ग्रेन्युल्स होते हैं और प्राइमरी ग्रेन्युल्स की लीनियर एग्रीगेशन की वजह से और रॉड बनता है, इसलिए माइलोब्लास्ट में और रॉड मौजूद होता है जबकि लिम्फोब्लास्ट में मौजूद नहीं होता। फिर इसके बाद न्यूक्लियर क्रोमैटिन पैटर्न। तो न्यूक्लियर क्रोमैटिन पैटर्न माइलोब्लास्ट का फाइन होता है, जबकि इसका कोर्स अगर इसको हम देखें दोनों सेल्स को तो ये लाइट पर्पल नजर आता है, जबकि ये डेंस। चूंकि यहाँ पर क्रोमैटिन पैटर्न एक दूसरे के साथ क्रोमोसोम जुड़े हुए होते हैं और कम्प्लेक्स पैटर्न में होते हैं एज कम्पेयर टू माइलोब्लास्ट, तो इसलिए ये फाइन और ये कोर्स। फिर इसके बाद न्यूक्लियोलस जो है या न्यूक्लियोलाई, तो न्यूक्लियोलाई माइलोब्लास्ट में 1 to 4 हो सकते हैं, जबकि जो लिम्फोब्लास्ट है उसमें 1 और कभी कभार 2 होते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें 1 न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, जबकि न्यूक्लियोलाई माइलोब्लास्ट में ज्यादा होते हैं। फिर on the basis of various stains we can also differentiate myeloblast and lymphoblast, and on the basis of various 3D markers we can differentiate myeloblast and lymphoblast, which we will discuss later. फिर इसके बाद है बोन मेरो। सो बोन मेरो is very very important because on the basis of bone marrow we can type that either the leukemia is acute leukemia or chronic leukemia. पेरिफेरल स्मेयर में भी चूंकि ब्लास्ट नजर आते हैं, लेकिन चूंकि बोन मेरो से हम फिर फर्दर टेस्ट करते हैं लाइक फ्लो साइटोमेट्री जो कि बोन मेरो से होती हैं, और फ्लो साइटोमेट्री के जरिए हम सेल के सरफेस पे मौजूद जो सीडी मार्कर होते हैं, सीडी मार्कर मीन्स क्लस्टर डिफरेंशिएशंस, मीन कि हर सेल के सरफेस पे डिफरेंट एंटीजन्स मौजूद होते हैं और उनको हम कहते हैं सीडी मार्कर्स। लाइक जैसे माइलोब्लास्ट है तो इसके सरफेस पे सीडी मार्कर 13, सीडी मार्कर 65 और सीडी मार्कर 33 होते हैं, जबकि लिम्फोब्लास्ट के सरफेस पे ये मार्कर्स मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि लिम्फोब्लास्ट के सरफेस पे इधर सीडी मार्कर 2, सीडी मार्कर 20, सीडी मार्कर 10, सीडी मार्कर 21, सीडी मार्कर 19 ये मार्कर्स होते हैं जो कि लिम्फोब्लास्ट के सरफेस पे मौजूद होते हैं। और फिर पीसीआर के थ्रू जो म्यूटेशंस हैं वो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सी म्यूटेशंस मौजूद हैं, कौन से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी मौजूद है, कौन से जीन इसमें इन्वॉल्व है, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।